नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक फिर से नई क्लास में। आज जो अमित सर की क्लास होगी वो होगी एक्सरे चेस्ट, मतलब छाती का एक्सरे। और यदि कोई मरीज जिसको छाती में कोई समस्या है या सांस लेने में कोई तकलीफ हो तो यह टेस्ट जरूर कराया जाता है। तो आज हम समझेंगे कि एक सामान्य एक्सरे छाती का कैसा दिखाई देता है और हमें इसमें क्या क्या बातें देखनी चाहिए। इसके अलावा हम देखेंगे कि असामान्य परिस्थितियों में छाती का एक्सरे कैसे दिखाई देता है, जैसे सीओपीडी या ज्यादा धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों में कैसे दिखाई देता है छाती का एक्सरे, या छाती में फेफड़ों में पानी भर जाने पर कैसा दिखाई देता है, या टीबी जैसी बीमारी होने पर कैसा दिखाई देता है छाती का एक्सरे, या जैसे निमोनिया है इसमें कैसा दिखाई देता है छाती का एक्सरे। ये सारी बातें आज हम अपनी इस क्लास में देखेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे ऐसी भी और क्लासेस आपको तुरंत मिलती रहें। या आपका कोई डाउट है या कोई सजेशन है या अन्य किसी टॉपिक पर क्लास चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलो एक्सरे चेस्ट स्टार्ट करते हैं। एक्सरे चेस्ट पीएव्यू जो ईसीजी के बाद मोस्ट कॉमन कराया जाने वाला टेस्ट है। तो एक्सरे चेस्ट पीएव्यू मेनली पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू है। ये अपने मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है। जो एपी व्यू है एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू, वो ट्रॉमेटिक कंडीशन में कराते हैं अपन। जब उनको बोन्स या फिर रिब केज देखना हो या कोई फ्रैक्चर देखना हो तब उस कंडीशन में कराया जाता है। पीएव्यू कब कराते हैं? जब आपको लंग्स या फिर हार्ट या से रिलेटेड पैथोलॉजी पता करनी है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसका सेफ्टी कितनी है। ठीक है, एक्सरे चेस्ट पीएव्यू जो है इसमें जो रेडिएशन यूज होती है वो यूज होती है 0.1 मिली साल्वियर। ये मिली साल्वियर इसकी यूनिट है। तो इसमें 0.01 मिली साल्वियर यूनिट यूज होती है ना, रेडिएशन यूज होता है। ये रेडिएशन जो है 10 डेज में जो आपको नॉर्मल रेडिएशन अपने एनवायरनमेंट में मिलते हैं उसके बराबर होता है। मतलब ये है कि आपको 10 डेज के जितने रेडिएशन है उतने आपको एक बार में मिल जा रहे हैं। तो रिलेटिवली देखा जाए तो कोई इतना अनसेफ प्रोसीजर तो बहुत सेफ है। इसके अपेक्षा अगर सीटी स्कैन से कंपेयर किया जाए, सीटी स्कैन में 7 से 8 मिली साल्वियर यूनिट यूज होती है। और अगर कंट्रास्ट कराओ तो कंट्रास्ट में इसके 10 डबल हो जाएगा, 15 मिली साल्वियर यूनिट। तो मतलब ये देखा जाए कि इसके अपेक्षा अगर कंट्रास्ट सीटी करा रहे हैं तो ये 150 गुना ज्यादा रेडिएशन देता है सीटी स्कैन। ठीक है, तो मतलब 10 को अपन 150 मल्टीप्लाई जाए तो ऑलमोस्ट हो जाएंगे इसके 4 से 5 साल। 4 से 5 साल में जितना रेडिएशन इसको मिलना चाहिए अपनी बॉडी में उतना अपन एक बार में दे रहे हैं। तो इससे समझ लो कि सीटी स्कैन कितना हार्मफुल हो सकता है उसका इफेक्ट। इसलिए बार बार सीटी स्कैन नहीं कराना रहता है। ऐसा नहीं कि हर 2 दिन में सीटी स्कैन करा रहे हैं। दूसरी बात ये जाएगी, एक चीज रह जाएगी प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में ये है, प्रेगनेंसी में एक एक्सरे चेस्ट करा लोगे तो कोई अनसेफ्टी नहीं है। प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी में अपन ने एक्सरे चेस्ट करा लिया तो बहुत ज्यादा अपन ने पाप कर दिया। 10 दिन में जितना रेडिएशन मिलना था उतना ही अपन ने रेडिएशन दिया, कोई बहुत ज्यादा रेडिएशन नहीं दिया। अपन अपने सेफ्टी वाइज देखते हैं कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें ना हो एक्सरे। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्योंकि अपने जो म्यूटेशन होने के चांस ज्यादा रहते हैं। लेकिन करा भी लिया है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर लिया। इवन ये है कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में एक एक्सरे चेस्ट मैंडेटरी होता था, एक्सरे एब्डोमेन, वो उससे प्रॉपर पोजीशनिंग पता होती थी। तो जब एक्सरे नहीं था सोनोग्राफी तब तो एक्सरे कराते थे। तो इसलिए ये है कि एक्सरे चेस्ट एक्सरे करा रहे हैं अपन तो कोई ऐसा बहुत बड़ा चीज नहीं है, प्रेगनेंसी में इजीली करा सकते हैं। सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में तो सेफली करा सकते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी अगर आपको जरूरी है तो करा लो, ऐसा कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब एक्सरे चेस्ट रेडिएशन हो गया। अब सबसे पहले एक्सरे चेस्ट में ये देखना रहता है कि चेस्ट एक्सरे कंप्लीट है या नहीं है। कंप्लीटनेस के लिए क्या होता है एक्सरे में, लोअर पार्ट ऑफ द नेक आना चाहिए, ये बोथ साइड का स्पेस आना चाहिए लंग्स के बाद का, और लंग्स आ गए दोनों साइड के, और नीचे का अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन आना चाहिए। अपर एब्डोमेन, लोअर पार्ट ऑफ द नेक, बोथ साइड का स्पेस अवेलेबल होना चाहिए। और बाकी जो क्लेविकल और स्कैपुला है ये पूरे आने चाहिए।
क्लेविकल और स्कैपुला जो है, ये तो आ ही जाते हैं पूरे। मेनली ये है अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन आना चाहिए, लोअर पार्ट ऑफ द नेक आना चाहिए, और साइड का पूरा स्पेस दिखना चाहिए। दोनों जो चेस्ट वॉल है वो इजीली अच्छे अवेलेबल होना चाहिए। इसको बोलते हैं कंप्लीट एक्सरे, कि कंप्लीट एक्सरे इसको अपन को दिखाना है। अगर ये पार्ट नेक, लोअर पार्ट ऑफ द नेक नहीं आ रहा है या अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन नहीं दिख रहा है अपन को, तो उसको इनकम्प्लीट एक्सरे बोलेंगे। फिर साइड डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं अपन को, किस साइड का एक्सरे है, लेफ्ट है कि राइट है, उसमें मतलब एक्सरे में कौन सी चीज लेफ्ट में है, कौन सी चीज राइट में। सबसे पहले उसमें मार्किंग होती है, मार्किंग्स देख लो, उसमें लिखा होता है आर्थ कलर राइट, ये राइट साइड का है। दूसरा आप देख लो गैस्ट्रिक शैडो, गैस्ट्रिक शैडो जो है, गैस्ट्रिक शैडो लंग्स की जस्ट यहाँ पे होगी लेफ्ट साइड में। तीसरा हार्ट, हार्ट कैसा होगा, लेफ्ट साइड थोड़ा टिल्टेड होगा, है ना, यहाँ कोनिकल होगा और यहाँ इयोटिक नकल होता है। तो ये तीन चीजें हैं। एक मार्किंग देख लो, मार्किंग नहीं है तो गैस्ट्रिक शैडो देख लो, गैस्ट्रिक शैडो नहीं है तो हार्ट शैडो देख लो। लेकिन जो हार्ट शैडो और गैस्ट्रिक शैडो, ये दो कंडीशन होगी अगर पेशेंट को डेक्स्ट्रोकार्डिया होगा तो सिर्फ हार्ट ही इस तरफ आएगा, ये लंग्स नहीं आएंगे। अगर उसको क्या हो गया है, साइटस इन्वर्टस होता है, साइटस इन्वर्टस मतलब सब चीजें उल्टी हो जाएंगी, उस कंडीशन में सिर्फ मार्किंग ही है जो जिससे अपन क्लियर कर सकते हैं कि उसको किस साइड का है, वो लेफ्ट साइड का कहाँ है, राइट का कहाँ है। फिर आते हैं एक्सपोजर, एक्सपोजर या फिर बोलते हैं पेनिट्रेशन। जो एक्सरे फिल्म है वो अंडर एक्सपोज है कि ओवर एक्सपोज है, उसके लिए आपको जो एक्सरे फिल्म में, एक्सरे में अगर जो अपनी जो इंटरवर्टिब्रल स्पेस है, इंटरवर्टिब्रल स्पेस 4 स्पेस तक तो दिखते हैं। जहां से ये हार्ट स्टार्ट होगा ना, यहां से हार्ट स्टार्ट हो जाता है, अप टू हार्ट तक दिखते हैं, हार्ट के नीचे नहीं दिखते हैं। अगर ये हार्ट के नीचे भी दिख रहे हैं इंटरवर्टिब्रल स्पेस तो ये ओवर एक्सपोज्ड है फिल्म। अगर यहाँ से 2 ही तक दिख रहे हैं, 2 या 2 से कम दिख रहे हैं तो अंडर एक्सपोज फिल्म है। इन ओवर एक्सपोज और अंडर एक्सपोज फिल्म में अपन कमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तो इसमें कमेंट करेंगे तो अपनी बाकी चीजें गड़बड़ा जाएंगी। पेनिट्रेशन से एक चीज और समझ में आएगी कि जो मेटल है, मेटल के लिए पेनिट्रेशन इसका सबसे कम होगा, तो मेटल बिल्कुल जेड वाइट दिखेगा, एयर जो है वो जेड ब्लैक दिखेगी इसमें। अब इनके बीच की चीजें हैं, वाटर है, वाटर जो दिखेगा क्या बोलते हैं उसको, ऑफ वाइट, ऑफ वाइट टाइप का दिखेगा वाटर। और जो सॉफ्ट टिश्यू है, सॉफ्ट टिश्यू डिपेंड करता है डेंसिटी पे, सॉफ्ट टिश्यू दिखेगा ग्रेइश कलर का, है ना, ग्रे वाइट दिखेगा। अब ये सॉफ्ट टिश्यू की डेंसिटी कितनी है उस पर डिपेंड करता है कि ये कितना दिख सकता है, कितना डेंसिटी रहेगी। नॉर्मली जो लंग्स होता है, नॉर्मली लंग्स दिखता है ग्रेइश ब्लैक दिखेगा, मतलब ऑलमोस्ट जैसा जितना एयर दिखती है ना, एयर की जैसे है, उसमें जस्ट ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग्स दिखती है। क्योंकि जो ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग्स हैं, ये मार्किंग्स इनिशियली थोड़े से डेंस होती हैं, इसलिए थोड़ी बहुत मार्किंग दिखेंगी। एक्सरे में देख रहे होगे, एक्सरे में जब एक्सरे स्टार्ट होता है, ये हार्ट शेड हो गई, यहां से जो है पल्मोनरी ट्रंक स्टार्ट होता है, यहां से फिर पल्मोनरी मार्किंग्स आती है। तो ये इनिशियल जो है ना 1/3 ऑफ एरिया है, यहां तक तो अच्छे से दिखती है, फिर यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर दिखती है, लेकिन यहां तक तो विजिबल होती है। एक्सरे में देखो थोड़ी बहुत विजिबल होंगी, छोटी छोटी मार्किंग्स दिख रही हैं। ये व्हाइट पैचेस नॉर्मल है सर, ये व्हाइट पैचेस अगर 1/3 एरिया तक नॉर्मल है, अगर ये इससे आगे बढ़ने लगे हैं, ये उसको बोलते हैं प्रोमिनेंट ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग्स। ये प्रोमिनेंट ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग यूजुअली अपन को मोस्ट कॉमनली डायग्नोसिस मिलती है ना, ब्रोंकाइटिस। ये ब्रोंकाइटिस इसी बेसिस पे बनाते हैं कि जो ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग्स है वो थोड़ी और प्रोमिनेंट हो गई हैं, यहाँ की प्रोमिनेंट हो गई हैं और आगे तक दिखने लगी हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। अगर क्रोनिक उसको बहुत लंबे समय से अगर खांसी आ रही है, बहुत लंबे समय तक यहाँ की जो एरिया है वहां पे इन्फ्लेमेशन है, तो वहां की जो ब्रोंकियस की वेसल्स है, बॉल थोड़ी थिक हो जाएगी, तो एक्सरे में थोड़ा सा उसमें ग्रेइश व्हाइटनेस बढ़ जाएगी। फिर आते हैं सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन सेंट्रल है कि नहीं एक्सरे, वो अपन डिपेंड करता है क्लेविकल से। दोनों क्लेविकल के बीच, दोनों क्लेविकल का बीच का डिस्टेंस जो है बिल्कुल बराबर होना चाहिए, वो आगे पीछे कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सेंट्रल है कि नहीं, सेंट्रलाइज है कि नहीं, टेढ़ा मेरा एक्सरे तो नहीं खींच दिया अपन ने।
वो इससे पता चलते हैं। सेंट्रल ही नहीं होगा तो फिर अपन डायग्नोस कैसे कर पाएंगे कौन सी चीज कहाँ जा रहा है। ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया बिल्कुल सेंट्रल होनी चाहिए, और ये दो ट्रैकिया से भी डिसाइड कर सकते हैं ट्रैकिया सेंट्रल है कि नहीं। लेकिन ट्रैकिया का डिसीज में भी कम ज्यादा हो सकती है, इसलिए अपन क्लेविकल से देखते हैं दोनों क्लेविकल का डिस्टेंस बराबर है कि नहीं, उससे डिसाइड करेंगे कि सेंट्रल है कि नहीं, किस साइड। अब आते हैं एक्सरे टेस्ट में देखना क्या क्या है। एक्सरे टेस्ट पीए व्यू जैसे ही अपने पास आया, सबसे पहले अपन ने उसका बेसिक्स देख लिया कि एक्सपोजर, पेनिट्रेशन, साइट सब कुछ है कि नहीं ठीक। फिर सबसे पहले बोनी लैंडमार्क देखते हैं। बोनी लैंडमार्क में सबसे पहले क्या आता है, रिब केज। रिब केज में अब आती है रिब काउंटिंग की। रिब काउंटिंग कहां से चालू होती है, रिब काउंटिंग जो है आपको जो दिखती है ना रिब्स, ये जो है ना जो दिख रही है रिब्स, ये एंटीरियर रिब्स नहीं होती, ये पोस्टीरियर रिब्स। एंटीरियर रिब्स कौन सी होती है, जो ऐसी दिखती है। तो ये जो पार्ट है, ये है जो रिब्स हैं एंटीरियर, उनकी काउंटिंग चालू होती है यहां से 1 2 3 4 5 6 7 तक, यहां तक दिखता है, 6 to 7 तक दिखता है। उसके बाद एंटीरियर रिब्स यहाँ जो काउंटिंग है वो यहां से स्टार्ट होगी। जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट रिब दिख रही है ना, वो यूजुअली फर्स्ट नहीं होती है, वो फोर्थ या फिफ्थ रिब्स होती है, क्योंकि अगर ये फोर्थ रिब देखेंगे तो उसका पोस्टीरियर पार्ट यहाँ दिखेगा। तो ये जो रिब्स है ये फोर्थ है या फिफ्थ है, उसकी काउंटिंग इतने अच्छे से नहीं समझ में आएगी अपनी। तो 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ एंटीरियर रिब्स 7 तक दिखती है, उसके बाद यहाँ पे पोस्टीरियर रिब दिखनी पड़ती है। दिख रही है अच्छे से। आप जैसे फोर्थ रिब है ना, इसको फॉलो करके देखे जाओ, ऊपर जाके वहां पे एंड होगी। फोर्थ रिब को फॉलो करो तो ऊपर जो फर्स्ट रिब दिख रही है वो एक्चुअली फोर्थ रिब वाला पार्ट है। तो ये रिब है, रिब्स को अपन को फॉलो करना है कि रिब्स में कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, रिब्स की कंसिस्टेंसी कैसी है, कहीं कैल्शियम लेवल समझ में, कैल्शियम का लेवल समझ में आ सकता है। इसमें कई कंडीशन होती है जिसमें कैल्शियम कम हो जाता है, लाइटिक लीजन्स तो मिल जाते हैं जैसे मल्टीपल माइलोमा में। बेसिकली 6 to 7 जो है एंटीरियर रिब्स दिखती हैं अपन को पीएवी में। अगर 7 से ज्यादा दिख रही है मतलब लंग्स फूल गए हैं, इन केस ऑफ एम्फाइसेमा है उसमें 7 से ज्यादा भी दिख जाती हैं, और शॉर्ट स्टैचर होता है ओबेसिटी वाला, उनमें कम भी दिखती हैं। अब आ गया रिब केज देख लिया अपन ने। रिब केज के बाद क्या देखोगे, बोनी स्ट्रक्चर और क्या है, स्टर्नम में तो ज्यादा कुछ नहीं दिखता इसमें। क्लेविकल देखोगे, स्कैपुला देखोगे। क्लेविकल में मेनली सेंट्रलाइज देखना है, क्लेविकल पूरी दिखती है, कहीं पे भी उसमें फ्रैक्चर है कि नहीं वो देखना है। कैसे क्लेविकल अगर ऐसी नॉर्मली पीए व्यू में कैसी होती है, टिल्टेड होती है यार में। अगर एपी व्यू होता है, एपी व्यू में ऐसी सामने दिखती है, ये एपी व्यू रहता है, पीए व्यू में ऐसी टिल्ट रहती है। इससे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि वो पीए व्यू है कि एपी व्यू है। स्कैपुला भी, स्कैपुला लंग्स के अंदर दिखता है, उसकी लाइट शेडो दिखेगी आपको, इस पर थोड़ा बहुत आइडिया लग सकता है कि कोई मेजर दिक्कत तो नहीं है स्कैपुला में। ठीक, बोनी लैंडमार्क तो हो गए। अब आते हैं अपन सेकंड नंबर पे क्या देखेंगे, हार्ट। हार्ट में क्या देखना है, हार्ट में सबसे पहले अपन को देखना रहता है कार्डियोमेगेली है कि नहीं। कार्डियोमेगेली कैसे डिसाइड होगी, उसके लिए होता है सीटी रेशो। सीटी रेशो मतलब कार्डियो थोरेसिक रेशो। कार्डियक थोरेसिक रेशो अगर मतलब 1/2 से अगर ज्यादा आ रहा है, मतलब 1/2 से हार्ट का रेशो यहाँ से बढ़ रहा है, तो अपन बोलेंगे इसको कार्डियोमेगेली प्रेजेंट है। कार्डियोमेगेली किस किस कंडीशन में प्रेजेंट हो सकती है, तो उसके हिसाब से एक्सरे में तो सिर्फ अपन यही बता सकते हैं कार्डियोमेगेली है। अब अलग अलग तरीके की कार्डियोमेगेली अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करती है। ये जो है ये एओर्टिक नकल होता है, जो हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं उनमें बढ़ जाता है। अब देखो इसमें जो है इसको अपन ऐसे 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें अगर कोई पेशेंट
रोमेटिक हार्ट डिसीज का होता है माइटल स्टेनोसिस का। माइटल स्टेनोसिस में क्या होता है, सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम बढ़ता है, तो ये एक्सरे ऐसे दिखेगा, ठीक है, यहां से अलग से एक नॉच दिखने लगेगी। अब लेफ्ट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट होता है, यूजली जो है ना मोस्ट कॉमनली होता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट, उसमें हार्ट जो है हार्ट ऐसा बढ़ेगा, यहां से डायमीटर बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर और राइट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट, इनमें डिफरेंस क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर में पूरा ये नीचे की तरफ भी जाता है, राइट वेंट्रिकुलर में यहाँ ऐसे गोल गोल बढ़ जाता है, नीचे नहीं जाता। तो एक्सरे देखने में दोनों में सीटी रेशियो बढ़ा हुआ जाएगा, लेकिन अपन देखेंगे कि नीचे जा रहा है तो लेफ्ट वेंट्रिकल एनलार्जमेंट का साइन दिक्कत है, राइट वेंट्रिकल में नीचे नहीं जाता, ऐसे ही कैसे ही रह जाता है वो। और राइट एट्रियम एनलार्जमेंट आइसोलेटेड तो बहुत ही कम मिलता है, मेनली ये तीन चीजें का एनलार्जमेंट मिलता है, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल मतलब सीओपीडी कोर पल्मोनल जो होता है ना, सीओपीडी कोर पल्मोनल, तो वो कोर पल्मोनल के कारण बना हुआ है कि लेफ्ट वेंट्रिकल के कारण है, उससे डिफरेंशिएट कर लेंगे अपन एक्सरे देख के। अब क्या देखना है अपन को, अब आते हैं मेनली लंग देखना है। लंग्स देखने के लिए अपन को लंग्स के जो है जोन, उसको तीन भाग में डिवाइड कर ले रहे हैं, अपर जोन, मिड जोन और लोअर जोन। लंग्स में जो भी चीज देखनी है अपन को इस जोन के हिसाब से डिस्क्राइब करनी है कि इस जोन में मिल रही है जो भी चीज मिल रही है। जोन अच्छे से दिख ही रहे हैं तीनों को, क्या क्या चीजें मिल सकती है। नॉर्मली इस जोन में क्या मिलता है, यहाँ पे ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग प्रोमिनेंस मिलती है, ठीक है। और अगर इंस्पायरेटरी शैडो है तो यहाँ लोअर जोन में हेजीनेस मिलती है, ठीक। अगर पेशेंट को प्रॉपर इंस्पायरेशन में नहीं लिया गया है, एक्सपायरेशन वाली व्यू है, तो लोअर जोन में हेजीनेस मिलती है, यहाँ पे ब्रेस्ट शैडो दिख जाता है। तो ये आर्टिफैक्ट है, ये तीन चीजें जो कि नॉर्मली भी मिल सकती है, उसमें अपन को कोई कमेंट नहीं करना है। अब कमेंट्स कैसे कर सकते हैं अपन, कोई भी चीज मिल जाती, अब किस टाइप की चीज मिल रही है, किस टाइप की ओबेसिटी मिल सकती है, उसके हिसाब से अपन कमेंट करेंगे। अब क्या क्या हो सकता है उसमें, ओपेसिटी, ओपेसिटी मतलब वाइटनेस आ रही है लंग्स में। लंग्स में वाइटनेस किस किस कारण से आ सकती है, पहला कंसोलिडेशन आएगा। कंसोलिडेशन क्या होता है कि लोबार कंसोलिडेशन होता है, लोब्स हैं लंग्स में, लोब्स होते हैं, राइट में 2 होते हैं, लेफ्ट में 2 होते हैं, राइट में 3 होते हैं, तो वो पर्टिकुलरली उस लोब का निमोनिया हो जाता है। लोब्स के निमोनिया में क्या होता है, पूरा ये एरिया है, ये पूरा एरिया वाइट दिखेगा, इसके बीच में छोटे छोटे पैचेस दिखेंगे एयर के भी, क्योंकि निमोनिया है, निमोनिया लंग्स के बीच में एयर ट्रैप कर लेता है, तो इसको बोलेंगे नॉन होमोजेनस ओबेसिटी इन लेफ्ट अपर लोब, डिफ्यूज बोलेंगे, और डिफ्यूज नॉन होमोजेनस ओबेसिटी इन पर्टिकुलरली लोब या पर्टिकुलर जोन, ये सिग्निफाई करती है इसको एक निमोनिया हुआ है। और क्या हो सकता है इसके अलावा, इफ्यूजन हो सकता है। इफ्यूजन में क्या होगा, इफ्यूजन है पानी नीचे भरेगा तो यहाँ के जो एरिया है दोनों एंगल है, ये दोनों एंगल भर जाएंगे, और इसमें जो ओपेसिटी मिलेगी उसमें किसी भी तरीके की एयर ट्रैपिंग नहीं मिलेगी, ये बिल्कुल फ्लैट मिलेगा, कोई एयर ट्रैपिंग नहीं मिलेगी इसमें, क्योंकि पानी भर रहा है ना, तो उसका जो ये लंग्स सीधा तो है नहीं, थोड़ा सा टिल्टेड है, तो यहाँ सेमील्यूनर टाइप का दिखेगा, एक यहाँ ऐसा दिखेगा सेमील्यूनर टाइप का, ठीक है। ऊपर से क्योंकि प्रेशर आ रहा है, ये कैविटी है, कैविटी पानी भरता है तो सेमील्यूनर शेप मिलेगा यहाँ पे। इफ्यूजन में क्या होगा, अब क्या डिस्क्राइब करोगे इसको, होमोजेनस ओबेसिटी इन बोथ, अभी तो बोथ में रही है तो बोथ लोब, और इसमें फिर एंगल है, वो आगे एंगल बताएंगे, वो एंगल ब्लंटेड मिलेगा। तीसरा हो सकता है रेटिकुलर नोडुलर ओपेसिटी। रेटिकुलर नोडुलर ओपेसिटी क्या होती है, इसमें पूरे एरिया में टिप छोटे छोटे रेटिकुलस हैं, उसमें मिलेंगे। ये जनरली मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस या इंटरस्टिशियल लंग डिसीज में मिलती है। रेटिकुलर नोडुलर ओपेसिटी इन राइट अपर एंड मिडिल लोब,
या फिर रेटिकुलर नोडुलर ओपेसिटी और कहीं अगर मिल रही है तो वैसा मिलेंगे। पूरे एरिया में छोटे छोटे, अभी सबके एग्जाम्पल हम बताएंगे, उसके हिसाब से तो बताना कॉस्ट किस में क्या क्या है। और क्या मिल सकता है? बैंड मिल सकता है। यहाँ पे एक पर्टिकुलरली एक ऐसा बैंड मिल जाएगा, व्हाइट कलर का ऐसे बैंड मिल सकते हैं। उसमें क्या होता है, लंबे समय तक अगर फाइब्रोसिस हो जाती है कोई भी रंग में एरिया, तो एक पूरा बैंड बन जाता है, उसमें फाइब्रस टिश्यू दिखता रहेगा। और यहाँ पे कैविटी मिल सकती है, एक कैविटी दिख रही है व्हाइट, जिसके अंदर की एक फ्लूइड भी भरा हुआ है और यहाँ पूरा स्पेस खाली है, कैविटी मिल सकती है। इसके अलावा क्या मिल सकता है, ये पूरा एरिया है, यहाँ तक लंग्स दिख रहे हैं, यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा, बिल्कुल जेट ब्लैक दिख रहा है। ये कब मिलेगा? न्यूमोथोरेक्स में एयर भर गई अगर यहाँ पे किसी भी कंडीशन से अगर एयर भर गई तो फिर यहाँ पूरे में जेट ब्लैक दिखेगा। और एयर और वाटर दोनों भर गए हैं तब कैसा दिखेगा? ये लंग्स हो गया, ये वाटर है, ये एयर है, बिल्कुल जेट ब्लैक दिखेगा। ये जो एरिया है बिल्कुल वाइट दिखेगा। इसकी जो लाइन है, जैसे पहले इफ्यूजन में सेमील्यूनर थी ना, सेमील्यूनर से फ्लैट हो जाएगी। तो अगर किसी इफ्यूजन में लाइनिंग सेमील्यूनर से अगर फ्लैट हो जाती है तो भी एक साइन है कि उसमें न्यूमोथोरेक्स भी हो गया है थोड़ा बहुत। ठीक है, ये अपन एग्जांपल अभी देते हैं, एग्जांपल से सीधे सीधे समझ में आएंगे किसमें किस टाइप की ओपेसिटी मिल रही है। इसके अलावा देखना रहता है अपन को दोनों एंगल्स देखने रहते हैं। ये होता है कॉस्टोफ्रेनिक, ये होता है कार्डियोफ्रेनिक एंगल, ये होता है कॉस्टोफ्रेनिक एंगल। ये दोनों एंगल क्लियर है कि नहीं, दोनों एंगल शार्प है कि नहीं। यूजली ये शार्प होते हैं। अगर ये ब्लंट हो रहे हैं तो फिर ये एरिया ब्लंट हो सकता है किसी पेरिकार्डियल इफ्यूजन में, या फिर यहाँ पे कोई निमोनिया हो गया तो हो सकता है ये एरिया ब्लंट हो जाता है निमोनिया में या फिर इफ्यूजन में, दोनों केसेस में ब्लंट हो सकता है। इसके अलावा नीचे गैस्ट्रिक शैडो ये देखनी रहती है कि गैस्ट्रिक शैडो मिल रही है कि नहीं मिल रही है, सेम साइड पे मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो एक्स-रे चेस्ट में लगभग इतनी ही चीजें देखनी है। सबसे पहले इसको साइड डिटर्मिनेशन करना है, पेनिट्रेशन एक्सपोजर देखना है, उसके बाद उसकी बोनी मार्किंग देखनी है, बोनी मार्किंग्स में कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद कार्डियक शैडो देखनी है, कार्डियक शैडो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर लंग्स देखना है, लंग्स में जोन के हिसाब से अपन को डिस्क्राइब करना है किस टाइप की ओपेसिटी मिल रही है। फिर उसके बाद दोनों एंगल देखने हैं, उसके बाद गैस्ट्रिक शैडो देखनी है, उसके बाद फिर फाइनल इंप्रेशन देखना है। फाइनल इंप्रेशन कोरिलेट क्लिनिकली। ठीक है, अब हम एक्सरे भेज रहे हैं कुछ कुछ, तो एक्सरे भेज बताओ क्या क्या है ये। इस एक्सरे में देखो तो बाकी चीजें ठीक है, एक्सपोजर पेनिट्रेशन वगैरह सब कुछ ऑल क्लियर है। कार्डियक शैडो माइल्ड कार्डियोमेगेली सी दिख रही है, ठीक है, माइल्ड कार्डियोमेगेली दिख रही है, लेकिन वो रिलेटिवली नॉर्मल हो सकती है क्योंकि इस तरफ जा रहा है हार्ट, है ना, हार्ट की जहां बढ़ना चाहिए वहां नहीं बढ़ रहा। एओर्टिक नकल दिख रहा है, प्रोमिनेंट हो सकता है, ये हाइपरटेंसिव पेशेंट हो, ठीक है। ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग थोड़ी सी ज्यादा दिख रही है, नॉर्मल से ज्यादा है, इंक्रीज ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग्स हैं, ठीक। लंग्स शैडो में क्या दिख रहा है? लंग शैडो में राइट साइड में है, लोअर जोन में होमोजेनस ओपेसिटी है, राइट सीपी एंगल ब्लंट है, नहीं दिख रहा है, और जो ओपेसिटी है वो सेमी ल्यूनर शेप में है। इसके अलावा राइट में अपर जोन देखो, राइट अपर जोन में नॉन होमोजेनस ओपेसिटी है। राइट अपर जोन देखो, राइट अपर जोन में नॉन होमोजेनस रेटिकुलर नेडुलर ओपेसिटी मिल रही है। मल्टीपल टिप 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 पैचेस दिख रहे हैं, ओपेसिटी दिख रही है, ठीक है। अपर जोन में जितनी पैचेस मिलते हैं ट्यूबरकुलर के कारण, ठीक। अपर जोन में रेटिकुलर नोडुलर ओपेसिटी का मोस्ट कॉमन कॉज ट्यूबरकुलर है, ठीक है। इससे अपन को क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है, और क्या कोई फाइंडिंग मिल रही है? गैस्ट्रिक शैडो एब्सेंट दिख रही है, गैस्ट्रिक शैडो अच्छे से नहीं दिख रही है, अच्छे से तो पूरा ये कंप्लीट नहीं है एक्सरे। देखो ऊपर का लोअर पार्ट ऑफ नेक नहीं दिख रहा है, तो एक्सरे कंप्लीट नहीं है ये, ठीक। तो इससे अपन फाइनल इंप्रेशन क्या देंगे, इसको राइट प्लूरल इफ्यूजन है और राइट साइडेड नॉन होमोजेनस ओपेसिटी क्यूरी ट्यूबरकुलर, प्लीज कोरिलेट क्लिनिकली।
ये अपना फाइनल इंप्रेशन रहेगा उस एक्सरे के लिए। इफ्यूजन सबको समझ में आएगा? जी जी सर। इस एक्सरे में बताओ क्या है। सबसे पहले इसका हाइपर एक्सपोज फिल्म है। देखो उसमें कितने आगे तक उसकी लंग्स की जो ट्रैकिया दिख रहा है। दूसरा सेंट्रलाइज भी नहीं है, नॉन सेंट्रलाइज है। दोनों सिलेंड्रिकल्स एक जैसी नहीं है। और क्या हो सकता है? मल्टीपल रेटिकुलो नोडुलर ओपेसिटी इन बोथ लंग ऑल जोन। ठीक है, बोथ लंग ऑल जोन। रिब स्पेस है, रिब स्पेस दोनों में सब कम हो गया है। देखो सबका रिब स्पेस डिक्रीज हो गया है, लंग के ऊपर से सिंक हो गया है, रिब स्पेस डिक्रीज हो गया है, लंग सिंक हो गया। मतलब ये क्रोनिक कोई पैथोलॉजी चल रही है यहाँ पे। अब ये या तो इसमें फाइनल इंप्रेशन में यही लिखेंगे अपन, रेटिकुलो नोडुलर ओपेसिटी इन बोथ लंग्स फीस, क्यूरी इंटरस्टिशियल लंग डिसीज, क्यूरी बिलियरी ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। अब ये इस पे जैसे ट्रैकिया दिख रहा है ना, ट्रैकिया अपन को दिख रहा है कि उसको राइट साइड शिफ्ट है, लेकिन वो उसका सेंट्रलाइज नहीं है, तो उसमें अपन कमेंट नहीं कर सकते कि ये ट्रैकिया राइट साइड शिफ्ट हुआ है नहीं हुआ, क्योंकि एक्सरे प्रॉपर सेंट्रलाइज ही नहीं है। इसमें राइट जो है, राइट कार्डियोफ्रेनिक एंगल ब्लंट है, तो हो सकता है वहां छोटा मोटा निमोनिया हुआ। कार्डियोफ्रेनिक एंगल देखो राइट साइड में, वो नहीं दिखा ना। नेक्स्ट भी है। इसमें क्या है? सबसे पहले देखना है अपन को इनकम्प्लीट एक्सरे है। ठीक, बाकी सेंट्रलाइज है, पेनिट्रेशन ठीक है, रिब्स मार्किंग ठीक है, कार्डियोमेगली मिल रही है। कार्डियोमेगली किस टाइप की मिल रही है? लेफ्ट वेंट्रिकुलर टाइप की कार्डियोमेगली मिल रही है, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट है, प्रोबेबली किसी को हार्ट डिसीज है। इसके अलावा लंग्स में क्या है? आप देखो लोअर जोन में प्रोमिनेंट ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग्स आ रही हैं, लोअर जोन में हेजनेस ज्यादा बढ़ गई है, अपर जोन में भी थोड़ी बहुत मिल रही है, प्रोमिनेंट ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग मिल रही है, अपर जोन में भी है, लोअर जोन में ज्यादा है। इसमें कब ये कब कंडीशन में मिलती है? जब ओवरलोड, जैसे हार्ट की कोई कंडीशन है जिससे कि बैक प्रेशर बढ़ रहा है, बैक प्रेशर बढ़ता है तो पूरे लंग्स में ओवरलोड हो जाता है, तो उसमें पूरे में ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग प्रोमिनेंट हो जाएंगी और मेनली नीचे साइड ज्यादा हो जाएंगी, तो साइन ऑफ सीसीएफ होता है। तो डायग्नोसिस में लिखे होंगे आप कार्डियोमेगली मिल रही है विद साइन ऑफ सीसीएफ। ये हाँ, ये फाइनल इंप्रेशन हो जाएगा। इस पे कमेंट करो जल्दी से। चलो पहला इसमें बाकी सब ठीक है, एक्सपोजर ठीक है, रेडिएशन एक्सपोजर स्लाइटली हाइपर एक्सपोज है। ठीक है, देख रहा है तुम्हें इसके हाइपर एक्सपोज के कारण जो लंग्स मार्किंग नॉर्मली दिखना चाहिए था वो नहीं दिख रहा है हमको, तो इसको कंफ्यूज कर सकते हैं अपन न्यूमोथोरेक्स से, लेकिन है नहीं वो न्यूमोथोरेक्स। ये अब फिर अपन न्यूमोथोरेक्स में कमेंट ही नहीं कर सकते क्योंकि वो हाइपर एक्सपोज फिल्म है। और सेंट्रल तो ऑलमोस्ट है, ठीक ठाक ही है। अपन को फाइंडिंग क्या मिल रही है? रिब्स मार्किंग भी, रिब्स भी इतने अच्छे से दिख ही नहीं रहे हैं क्योंकि हाइपर एक्सपोज फिल्म है। ये देखो राइट साइड में, देखो राइट अपर जोन में, राइट अपर जोन में एक बहुत बड़ा बैंड टाइप का दिख रहा है ना, दोनों साइड भी थोड़े थोड़े बैंड दिख रहे हैं, मल्टीपल रेटिकुलर नोडुलर ओपेसिटीज मिल रही हैं। और ट्रैकिया जो है वहां की नीचे की देखो शिफ्ट हो गई राइट साइड, वहां पे कोई बैंड है वो खींच रहा है ट्रैकिया को राइट साइड में, है ना। ट्रैकिया दिख रही है ना राइट साइड जाती हुई, हाँ, तो वो बैंड है वहां पे, वो बैंड उसको खींच रहा है राइट साइड में। तो ये इसका फाइनल इंप्रेशन क्या बोलोगे आप? नॉन होमोजेनस ओपेसिटी इन बोथ अपर जोन, मोर इन राइट कंपेयर टू लेफ्ट, राइट कंपेयर टू लेफ्ट ज्यादा है। और क्या है? बैंड प्रेजेंट है राइट साइड में, और ट्रैकिया राइट साइड शिफ्ट है, जो रिब्स के बीच का स्पेस है
वो राइट साइड का कम हो गया, मतलब राइट साइड में कोई ना कोई खींच रहा है। देखो वहां पे राइट साइड की रिब्स के बीच के स्पेस है वो लेफ्ट से कंपेयर से बहुत कम हो गया है। मतलब यहाँ पे जो है यहाँ पे ज्यादा बड़ा घाव है और बहुत पहले से है। तो इसका फाइनल इंप्रेशन भी हो सकता है ये अब एक्टिव कॉक्स भी हो सकता है, ओल्ड कॉक्स भी हो सकता है। अगर पेशेंट ने ट्रीटमेंट ले लिया है तो वो ओल्ड कॉक्स होगा। इसका कोरिलेट क्लिनिकली करना पड़ेगा कि अभी एक्टिव है या नहीं है। चलो इस पे कमेंट बताओ। लिखा ही हुआ है हालांकि इसमें। दिख रहा है ना। अगला व्यू, लंग्स जो है बिल्कुल श्रिंक हो गया है प्रेशर के कारण। बाकी पूरे एरिया में एयर भर गई है। वहां पे कोई भी ब्रोंकोवैस्कुलर मार्किंग नहीं दिख रही है, पूरा जेड ब्लैक दिख रहा है। यस सर। लेकिन ये भी थोड़ा सा टिल्टेड एक्सरे है ना, सेंट्रलाइज एक्सरे नहीं है। एक्सपोजर भी स्लाइड, कार्डियो में ये नहीं तो लग रही है। हाँ कार्डियो में गिरी भी है। लेकिन ये है ना कि यहाँ से न्यूमोथोरैक्स के कारण प्रेशर हो गया है, प्रेशर के कारण शिफ्ट हो गया है। अब वो लंग्स यहाँ पे पूरे में लंग्स आ गया है, हार्ट थोड़ा सा प्रेशर के कारण शिफ्ट हो गया है। ठीक है, चलो इसमें से जो 5वें नंबर वाला है ये जो दिख रहा है इसको देखो। इसमें भी दिख रहा है बच्चे का है। इसमें पहला कार्डियोमेगली दिख रही है, सीटी एक्स-रे बढ़ा हुआ है, सीटी एक्स-रे बढ़ा हुआ है। साथ में कार्डियोमेगली किस टाइप की मिल रही है? एलडी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर ऐसी नहीं एनलार्जमेंट। मिल रही, इसमें आरबी भी बढ़ा हुआ है। ये मोस्टली आरबी टाइप की है, ऐसी टाइप की बढ़ रही है ये, है ना? ऐसी नहीं बढ़ रही, आरबी टाइप की बढ़ रही है ना। तो आरबी टाइप की कार्डियोमेगली है। साथ में लार्ज होमोजेनस ओबेसिटी मिल रही है। सेगमेंटल देखो यहाँ पे बिल्कुल सेगमेंटल टाइप की मिल रही है होमोजेनस ओबेसिटी। ठीक है, ये सेगमेंटल होमोजेनिटी मिल रही है राइट मिड जोन में। मोस्ट प्रोबेबली ये लोबार कंसोलिडेशन है। ब्रोंकोवैस्कुलर मार्किंग प्रोमिनेंट है, देख रही राइट साइड में ब्रोंकोवैस्कुलर मार्किंग प्रोमिनेंट है। बस बाकी तो कुछ है नहीं इसमें। इसमें वही कार्डियोमेगली है और राइट नो होमोजेनस ओबेसिटी है। बाकी देख लो किसी को उस एक्सरे में किसी में कंफ्यूजन समझ में आ रहा है। अब हालांकि समझ में आ जाना चाहिए सबको।